हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हमारा टॉपिक चल रहा है क्लीवेज, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम 3 पॉइंट आज डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट है कि क्लीवेज की जो प्रक्रिया है इसके दौरान क्या क्या केमिकल चेंजेस हमें जो एग है इसके अंदर देखने को मिलते हैं। सेकंड, हम डिस्कस करेंगे कि क्लीवेज की जो प्रक्रिया है इसके लिए कुछ साइंटिस्ट ने कुछ नियम दिए हैं, इन लॉज को हम डिस्कस करेंगे। थर्ड, हमारा जो पॉइंट रहेगा डिस्कशन का वह है सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीवेज, विदलन की जो प्रक्रिया है इसका क्या महत्व है, यह हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पहला टॉपिक केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग क्लीवेज। तो वन बाय वन हम जो चारों पॉइंट्स है इसको डिस्कस करेंगे। तो केमिकल चेंजेस के दौरान हमें क्या चेंज देखने को मिलते हैं। सबसे पहला चेंज मिलता है कि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है क्लीवेज की प्रक्रिया के दौरान वह कैसे फुलफिल होती है। दूसरा, सिंथेसिस ऑफ डीएनए का सिंथेसिस। थर्ड है आरएनए सिंथेसिस एंड फोर्थ है प्रोटीन सिंथेसिस। तो पहला है एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर क्लीवेज। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लीवेज की कंप्लीशन के लिए एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ये मॉलिक्यूल ओप्लाज्म में या माइटोकॉन्ड्रिया में योग ग्लाइकोजन या दूसरे जो एनर्जी यील्डिंग मॉलिक्यूल होते हैं इनके एरोबिक ऑक्सीडेशन, जो कि क्रेब्स साइकिल के दौरान होता है, या एनएरोबिक ऑक्सीडेशन ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के द्वारा फॉर्म होते हैं। तो जो एटीपी क्लीवेज के दौरान रिक्वायर्ड होंगे उनका फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में या ओप्लाज्म में एरोबिक ऑक्सीडेशन या एनारोबिक ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के द्वारा इनका निर्माण किया जाएगा। अब जो क्लीवेज की प्रक्रिया है इसके दौरान जो एक्टिव साइटोप्लाज्म का जो अमाउंट है वह क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो जाता है कि रेस्पिरेशन की जो रेट होती है वह भी इंक्रीज हो जाती है। तो यह हमारा पहला पॉइंट था। क्या होगा, एनर्जी रिक्वायरमेंट एटीपी की फॉर्म में एरोबिक ऑक्सीडेशन व एनारोबिक ऑक्सीडेशन के द्वारा फुलफिल होगी। सेकंड पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ डीएनए का निर्माण। तो क्लीवेज की जो प्रक्रिया है इसके दौरान न्यूक्लियर जो मटेरियल है ये भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो जैसे जैसे क्लीवेज की प्रक्रिया में आप क्या जानते हैं कि सेल्स क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं। और डिवाइड जो ये सेल्स होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। तो जैसे जैसे ब्लास्टोमियर्स में डिवीज़न होता जाता है उसी के साथ साथ क्या होता है, न्यूक्लियाई का नंबर भी डबल होता जाता है। जैसे एक सेल से 2 सेल का निर्माण अगर हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियाई का नंबर डबल हो जाएगा। और साथ ही साथ क्या होगा, डीएनए का नंबर भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट हमें ध्यान रखने के का है, वह है कि पर न्यूक्लियस अगर हम डीएनए के अमाउंट की बात करें तो वह हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस जैसे एक सेल का एक न्यूक्लियस है, अगर सेल 1 से 2 हुई तो 2 न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, यानी कि अमाउंट डबल हो गया। लेकिन अगर हम सिंगल सेल की बात करें तो जो डीएनए का अमाउंट है वह हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। थर्ड हमारा पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ आरएनए निर्माण। तो क्लीवेज की जो प्रक्रिया है इसमें अर्ली क्लीवेज के दौरान जैसा कि आप जानते हैं इंटरफेस क्या होता है, बहुत ही छोटी ड्यूरेशन का होता है। इसलिए क्रोमोसोमल डीएनए केवल डुप्लीकेशन में ही क्या रह जाता है, बिजी रहता है। डुप्लीकेशन मतलब अपना ही जो डीएनए है ये क्या करेगा, अपना ही कॉपी निर्माण करेगा, वह एक्टिव स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसलिए लगभग नहीं या बहुत ही कम ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है वह होती है। न्यूक्लियोलस जैसा कि आप जानते हैं आरएनए की साइट होती है, लेकिन यह ऑर्गेनाइड अगर हम बात करें सी अर्चिन और फ्रॉग के एग की, तो इनमें क्लीवेज की प्रक्रिया के दौरान न्यूक्लियोलस क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसलिए आरएनए प्रोडक्शन नहीं होता। जबकि गैस्ट्रुलेशन की जो प्रोसेस होती है इसके दौरान क्या होता है, अर्ली क्लीवेज में तो देखिए यहाँ पे क्या था, न्यूक्लियोलस एब्सेंट था, इसलिए आरएनए प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन जब गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो इस दौरान क्या होता है, जो न्यूक्लियराई होते हैं ये ब्लास्टोमियर के न्यूक्लियाई में रीअपियर होते हैं, वापस न्यूक्लियोलस यहाँ पे क्या हो जाता है, अपीयर हो जाता है और आरएनए का सिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है। यद्यपि यहाँ पे क्या होता है, आरआरएनए का सिंथेसिस तो इंक्रीज हो गया, लेकिन एमआरएनए व टीआरएनए
क्लीवेज या इसकी लेटर स्टेज में ज़रूरी नहीं है होते हैं। यदि mRNA प्रोड्यूस भी होता है यहाँ पर, तो जैसा कि फर्टिलाइज्ड एग का जो mRNA होता है इसी के समान क्या होगा, इनएक्टिव होगा या मास्क्ड यहाँ पे हमें mRNA देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें मैमेलियन एग में आरएनए सिंथेसिस की, तो मोस्ट ऑफ जो अदर एम्ब्रियो होते हैं जैसे इकाइनोडर्मिड्स के, टीलियोस्ट के और एम्फीबियंस के, तो इनसे क्या रहता है, जो ये एम्ब्रियो है ये डिफरेंट रहता है। कैसे डिफरेंट रहता है? पहला कि इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है इसके लिए एक्सटर्नल सोर्स रिक्वायर्ड होता है। सेकंड है कि जो अर्ली क्लीवेज स्टेज होती है इसी में ही आरएनए सिंथेसिस यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। अभी हमने सी अर्चिन व फ्रॉग का एग्जांपल देखा था, तो यहाँ पे अर्ली स्टेज में आरएनए का प्रोडक्शन ना होकर के गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया के दौरान स्टार्ट होता है, जबकि मैमल्स के अंदर अर्ली स्टेज में ही आरएनए सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाता है। इनमें एम्ब्रियो की जो 2 सेल स्टेज होती है इसी में ही आरआरएनए व टीआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में डीएनए से क्या होता है, एमआरएनए का आरएनए का फॉर्मेशन किया जाता है। एमआरएनए सिंथेसिस हालांकि अर्ली स्टेज में यहाँ नहीं देखने को मिलता है। जो मैमल्स का जो एम्ब्रियो होता है इसकी हम बात कर रहे हैं। फोर्थ जो केमिकल चेंज हमें क्लीवेज की प्रक्रिया के दौरान देखने को मिलता है वह है प्रोटीन सिंथेसिस। जैसा कि आप जानते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है तो इसके तुरंत बाद ही क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और यह जो सिंथेसिस की प्रोसेस है यह क्लीवेज के दौरान भी कंटिन्यू रहती है। जो क्लीविंग जो एग होता है कि क्लीविंग एग को अपनी डाइवर्स जो फंक्शनिंग होती है उन सब के लिए, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोटीन जो क्लीवेज की प्रक्रिया है इसके दौरान होने वाले केमिकल चेंजेस में प्रोटीन सिंथेसिस को। तो जैसा कि मैंने बताया फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान ही प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है और यह जो सिंथेसिस है ये क्लीवेज की प्रक्रिया के दौरान भी कंटिन्यू रहता है। क्लीविंग अगर एग की हम बात करें तो उसे अपनी डाइवर्स जो फंक्शनिंग है उस सब के लिए स्ट्रक्चरल, एंजाइमेटिक व रेगुलर जो प्रोटीन्स होते हैं इनकी आवश्यकता होती है। एक एक करके हम इनके फंक्शंस को देख लेते हैं कि जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है यह क्या काम आता है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है या कोर्टिकल साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो इसमें एज ए बिल्डिंग ब्लॉक हमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सेकंड, एंजाइमेटिक प्रोटीन, तो क्रोमोसोम डुप्लीकेशन के लिए और क्लीवेज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए हमें एंजाइमेटिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। थर्ड है रेगुलर प्रोटीन। रेगुलर प्रोटीन हमें डीएनए मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड रहते हैं और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान डीएनए मॉलिक्यूल के डिफरेंट बिहेवियर के लिए रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। अब जो ये तीनों प्रोटीन हमने डिस्कस किए, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एंजाइमेटिक प्रोटीन और रेगुलर प्रोटीन, ये सभी प्रोटीन अर्ली क्लीवेज के दौरान एमआरएनए के गाइडेंस में सिंथेसाइज होते हैं। मैमल्स में जब मोरुला से ब्लास्टुला स्टेज आती है तो इस दौरान प्रोटीन सिंथेसिस की जो रेट है वह अचानक से ही बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये हमने डिस्कस किए जो क्या क्या केमिकल चेंजेस हो रहे हैं क्लीवेज की प्रक्रिया के दौरान। जो एटीपी मॉलिक्यूल्स है इनका निर्माण हो रहा है, डीएनए का सिंथेसिस इंक्रीज होता है, साथ ही साथ आरएनए का सिंथेसिस इंक्रीज होता है और प्रोटीन सिंथेसिस क्लीवेज की प्रक्रिया के दौरान इंक्रीज होता है। सेकंड जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वह है कि जो क्लीवेज की प्रक्रिया है इसके दौरान कौन कौन से जो नियम हैं इसके द्वारा ये कंट्रोल होती है। तो मेनली यहाँ पे हम 3 जो लॉ हैं इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो लॉ है वह है सैक के नियम। जो साइंटिस्ट हुए इन्होंने इन लॉज को प्रतिपादित किया। इनके अनुसार सेल्स में जो समानपुत्री कोशिकाओं में विभाजित होने की प्रवृत्ति होती है। तो जो सेल्स होती हैं ये इक्वल डॉटर सेल्स में क्या हो जाती हैं, डिवाइड होने की इनके अंदर प्रवृत्ति देखने को मिलती है। सेकंड लॉ इन्होंने बताया कि जो प्रत्येक जो विभाजन का जो तल होता है यह पूर्व में विभाजन का जो तल था उसके समकोणिक रूप में द्विभाजित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है।
तो प्रत्येक जो विभाजन का तल होगा इसमें पूर्व विभाजन तल को समकोणिक रूप से द्विविभाजित करने की प्रवृत्ति पाई जाएगी। तो ये दोनों नियम सैक ने दिए। सेकंड जो लॉ दिया गया वह था हर्टविग के द्वारा। हर्टविग ने कहा कि केंद्रक और इसके जो स्पिंडल्स होते हैं, न्यूक्लियस, और जो इसके स्पिंडल्स होते हैं ये सामान्यतः सक्रिय जीवद्रव्य के केंद्र में स्थित होते हैं। इस चीज़ को हम ऐसे समझेंगे कि जैसे आइसोलेसिथल या माइक्रोलेसिथल एग की अगर हम बात करें तो इसमें योग क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इनमें इस तरह के एग में स्पिंडल हमेशा क्या होगा, सेंटर में लोकेटेड रहेगा। जबकि अगर हम बात करें टीलोलेसिथल एग की तो इनमें जो जीवद्रव्य के स्पिंडल हैं ये एनिमल पोल के पास व्यवस्थित रहेंगे। समसूत्री तर्कों का जो अक्ष होता है यह जीवद्रव्य के अधिकतम लंबे अक्ष में स्थित होता है जिससे यह निर्मित होता है। सेकंड लॉ इन्होंने दिया कि विभाजन इस जो स्पिंडल है एवं जीवद्रव्य के अक्ष को समकोणिक रूप से क्या करता है, द्विविभाजित करने का कार्य करता है। यह दो नियम हर्टविग के द्वारा दिया गया। पहला कि जो केंद्रक और जो इसके स्पिंडल्स होते हैं ये क्या होंगे, जीवद्रव्य के सेंटर में स्थित होंगे, इसीलिए आइसोलेसिथल व माइक्रोलेसिथल एग में स्पिंडल हमेशा सेंटर में स्थित होता है जबकि टीलोलेसिथल एग में एनिमल पोल के पास में। और समसूत्री तर्कों का जो अक्ष होता है यह जीवद्रव्य के अधिकतम जो लंबा अक्ष है इसमें स्थित होगा जिससे यह निर्मित होता है। सेकंड इन्होंने कहा कि विभाजन जो होते हैं वे इस स्पिंडल और जो प्रोटोप्लाज्म है इसके अक्ष के समकोणिक रूप से विभाजित करता है। यह जो विभाजन होता है यह इसको समकोणिक रूप से विभाजित करता है। थर्ड जो लॉ हम डिस्कस करेंगे वे दिए गए थे बेलफोर के द्वारा। बेलफोर्स लॉ हम डिस्कस करेंगे। तो इन नियमों के अनुसार इन्होंने बताया कि जो विदलन की जो दर होती है, क्लीवेज की जो रेट होती है, ये एग में उपस्थित जो यौग का जो भी अमाउंट होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगी। तो इसलिए क्या होता है कि जो माइक्रोमर्स होते हैं ये तेज़ी से डिवाइड करते हैं, वहीं जो मेगामर्स होते हैं ये धीरे धीरे डिवाइड होते हैं। तो योग की अमाउंट क्या कर रहा है, यहाँ पे जो क्लीवेज की रेट है इसको डिसाइड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये। अगर हम बात करें एनिमल पोल की तो यहाँ पे पीतक या योग की अमाउंट क्या होती है, कम होती है। वहीं वेजिटेटिव जो पोल होता है, वृहदखंड जिसे हम कहते हैं, अल्पक्रिय ध्रुव, यहाँ पे पीतक की मात्रा हमेशा अधिक होती है। तो ये तीनों लॉ क्या करते हैं, क्लीवेज की जो प्रक्रिया है इसको कंट्रोल करते हैं। सैक्स लॉ सैक के द्वारा दिया गया है, हर्टविग लॉ और बेलफोर्स लॉ। थर्ड हमारा टॉपिक है क्लीवेज के क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या इसके महत्व हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो बात करते हैं हम सबसे पहला जो क्लीवेज का सिग्निफिकेंस है इसके बारे में। क्लीवेज की प्रक्रिया में जैसा कि आप सभी जानते हैं समसूत्री विभाजन के द्वारा जो यूनिसेलुलर जो जाइगोट होता है यह मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड जो सिग्निफिकेंस है वह है कि जो क्लीवेज है ये सेल साइज़ को मेंटेन करता है, साथ ही साथ जो स्पीसीज में न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक जो रेशो मिलता है इसको भी ये मेंटेन करने का कार्य करता है। तो थर्ड है यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्लीवेज का कि क्लीवेज की प्रक्रिया के दौरान जो लार्ज संख्या में ब्लास्टोमियर्स बनते हैं ये ऑफ स्प्रिंग की जो बॉडी होती है इसको बनाने में क्या करते हैं, निर्माण में इसमें हेल्प करते हैं। फोर्थ है जो क्लीवेज है ये क्लीवेज की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि जो ब्लास्टोमियर्स हैं इनमें साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिफ्थ सिग्निफिकेंस है कि जो सेल्स होती हैं ये क्या होती हैं, ब्लास्टुलेशन के लिए कोरक भवन की जो प्रक्रिया है इसके लिए क्या हो जाती है, प्रिपेयर हो जाती है। फिफ्थ जो नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है वह है कि क्लीवेज की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, ब्लास्टोसील या कोरक गुहा का यहाँ पे निर्माण होता है। साथ ही साथ क्लीवेज में जो एम्ब्रियोनिक जो बॉडी होती है इसके जो बॉडी फॉर्मेशन के लिए अंग निर्माण हेतु मुख्य प्रिजम्पटिव जो होते हैं इनके क्षेत्रों का भी पृथक्करण क्लीवेज की प्रक्रिया के दौरान हमें देखने को मिलता है। तो
जो आज का लेक्चर था इसके अलावा पिछले जो 2 लेक्चर हुए इनमें हमने क्लीवेज की जो पूरी प्रक्रिया है इसको हमने डिस्कस किया है। इसमें क्लीवेज क्या होता है, क्लीवेज के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, विदलन के क्या प्रतिरूप में हमने जो अरीय विदलन प्रतिरूप, द्विअरीय विदलन, बायलैटरल, स्पाइरल जो क्लीवेज है यह पढ़ा। साथ ही साथ डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ क्लीवेज क्या होता है इसको हमने डिस्कस किया। और विदलन के प्रकार में हमने होलोब्लास्टिक क्लीवेज, इसके दोनों टाइप इक्वल व अनइक्वल जो क्लीवेज थे इसको डिस्कस किया। और सेकंड हमने जो मीरोप्लास्टिक क्लीवेज है, अंशभंजी जो क्लीवेज, इसके दोनों टाइप सरफेस सुपरफिशियल क्लीवेज व डिस्कोइडल क्लीवेज को डिस्कस किया है। ये आप देख सकते हैं पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज, रेडियल क्लीवेज, बायरेडियल क्लीवेज, स्पाइरल क्लीवेज, बायलैटरल क्लीवेज। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है रेडियल क्लीवेज का। रेडियल क्लीवेज में क्या होंगी, जो सेल्स हैं जैसे 8 सेल स्टेज में आप देख सकते हैं कि जो सेल्स हैं डिवाइडिंग सेल्स, ये जो अपर सेल्स हैं ये हमेशा लोअर सेल के जस्ट अपर साइड में प्रेजेंट होगी, जबकि स्पाइरल क्लीवेज में जो नीचे की सेल्स का जो डिप्रेशन होगा उसके अंदर ऊपर की सेल्स क्या होंगी, प्रेजेंट होगी। यहाँ पे रोटेशन देखने को मिलता है, वामवर्ती व दक्षिणवर्ती यहाँ पे रोटेशन हमें देखने को मिलता है। ये आपके सामने बायलैटरल क्लीवेज का एक एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पे हमने पोटेंसी के आधार पर भी क्लीवेज के बारे में बात किया था, डिटर्मिनेट व इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट जिसमें प्रत्येक जो ब्लास्टोमियर है उसका भविष्य क्या होता है, निर्धारित होता है। वह अगर किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से अगर वह ब्लास्टोमियर क्षतिग्रस्त हो जाता है या ख़त्म हो जाता है तो वह पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं बनता है, जबकि इनडिटर्मिनेट में इस तरह का कोई भी भविष्य निर्धारण नहीं होता है। और जो अगर किसी भी तरह की कोई क्षति हो भी जाती है तो जो दूसरे ब्लास्टोमियर्स हैं वह क्या करते हैं, कंपनसेट करते हैं और उस पर्टिकुलर ऑर्गन का फॉर्मेशन कर देते हैं। साथ ही हमने होलोब्लास्टिक व मीरोब्लास्टिक क्लीवेज देखा था। ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इक्वल का, अनइक्वल। यहाँ पे देख सकते हैं आप डिस्कोइडल जो एग देखने को मिल रहा है, यहाँ पे डिस्क की फॉर्म में आपको ब्लास्टोमियर्स अरेंज्ड दिखाई दे रहे हैं। सुपरफिशियल क्लीवेज जो कि ऑर्थ्रोपोडा के मेनली इंसेक्ट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो एग का योक है ये क्या होगा, सेंटर में लोकेटेड होगा और इसकी पेरिफेरी में ब्लास्टोमियर्स क्या होंगे, अरेंज्ड होंगे। क्लीवेज के प्लेन हम देख सकते हैं यहाँ पे, मेरिडोनियल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन व इक्वेटोरियल प्लेन। धन्यवाद।